नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा सिंह और आप सभी का पोल पाथ में स्वागत है। आज हम फिर से आईआर के क्वेश्चंस करेंगे और सारे ही क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पूरी सीरीज़ देख ली तो मुश्किल ही है कि कोई क्वेश्चन इससे बाहर जाए, इसलिए मैं टॉपिक वाइज सीरीज़ दे रही हूँ ताकि आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार टॉपिक चूज करके, यानी कि जिस टॉपिक में आपकी पकड़ कम है उसमें आप अपनी पकड़ बना सकें और जिसमें पकड़ है तो उसमें कम टाइम दे करके भी काम चल जाएगा। तो मैं सारी सीरीज़ जो ये 1000 प्लस तो कहने के लिए है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस जाने वाले हैं। तो ये सीरीज़ चल रही है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पोल पाथ को के नाम से सर्च करेंगे और आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। साथ में टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपलोडेड क्लासेस के थ्रू प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें। कोर्स वीडियो के नाम से है, उससे अपने नोट्स बना लें और प्रैक्टिस प्लेलिस्ट भी लगी हुई हैं तो वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपको कोचिंग लेने में कोई परेशानी हो रही है तो आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। बाकी कोर्स अवेलेबल है तो प्लेलिस्ट चेक करके आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए पहला देखेंगे हम। सबसे पहले, निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? यहाँ पर रिचर्ड स्नाइडर हैं, H.W. ब्रंक हैं, H.J. मॉर्गनथाउ हैं, बर्टन स्पेन हैं। तो यहाँ पर जो है H.J. मॉर्गनथाउ हैं, ये निर्णय निर्माण के समर्थक नहीं हैं, ये यथार्थवादी हैं। ठीक है, यथार्थवाद के समर्थक हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में जानना आपको चाहिए। जो रिचर्ड स्नाइडर हैं, ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत के मूल मान्यताकार माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। तो रिचर्ड स्नाइडर क्या है? आईआर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो निर्णय निर्माण प्रक्रिया है, इसके मूल मान्यताकार, इस सिद्धांत के मूल मान्यताकार माने जाते हैं। और ब्रंक, स्पेन, ये सभी इसके क्या है? समर्थक हैं। मॉर्गनथाउ नहीं है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या है? भूगोल है, विचारधारा है, जनसंख्या है या नेतृत्व है? तो इन दोनों के अनुसार सबसे जो राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इन्होंने नेतृत्व को माना है। ठीक है, ये मानते हैं कि बिना नेतृत्व के ना तो राज्य का निर्माण हो सकता है, ना ही तकनीकी का विकास और ना ही कोई देश विकसित हो सकता है। बिना नेतृत्व के मनोबल को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि इसके अंतर्गत विचारधारा, सांस्कृतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नेतृत्व को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर नेतृत्व को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना है, स्टीवन रोजन और इनके जो साथी हैं वाल्टर जोन्स ने। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? मार्टन हैं, आर्थर ली बर्न्स हैं, जोयस हर्ट्ज हैं या रिचर्ड ई क्वाइंट है? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, जॉन एच हर्ट्ज, ये जो है खेल सिद्धांत के समर्थक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, राज्य सरकार और राष्ट्रीय संस्थानों के एक अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान की अवधारणा है। एक परंपरागत दृष्टिकोण, समकालीन, आदर्श दृष्टिकोण, आगमनात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये परंपरागत दृष्टिकोण है, क्योंकि जो राजनीति विज्ञान की परंपरागत अवधारणा है, इसमें राज्य सरकार और राष्ट्रीय संस्थाओं का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। जबकि जो आधुनिक अवधारणा है, इसमें व्यक्ति एवं जो राजनीतिक प्रक्रिया, ये इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यक्ति का और जो राजनीतिक व्यवहार होते हैं, प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये परंपरागत हो जाएगा। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय हित विदेश नीति का है, मुख्य तत्व है, निर्धारक तत्व है, सारभूत तत्व है, इनमें से कोई नहीं। तो
तो देखो, ये जो राष्ट्रीय हित है ये विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। देखो, समझने की बात यह है कि जो राष्ट्रीय हित है इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हित को ही शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है और प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण शक्ति जो राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ही करता है, उसके परिप्रेक्ष्य में ही करता है, तो निर्धारक तत्व हो जाएगा। यानी कि इसी के आधार पर जो किसी देश की विदेश नीति होती है वो निर्धारित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कैच ऑल पार्टी निम्नलिखित में से किस में उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है? पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिकी दलीय व्यवस्था या सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, पश्चिमी यूरोप। राजनीति में कैच ऑल पार्टी वह राजनीतिक पार्टी होती है जो विविध दृष्टिकोणों से लोगों को आकर्षित करती है और कुछ ही मुद्दों को प्रचारित करती है और उन्हीं से एक विस्तृत प्रभाव उत्पादित कर देती है। अगर कैच ऑल पार्टी की बात करें तो उत्तर द्वितीय विश्व युद्ध के काल में शीत युद्ध एवं उसमें अमेरिका की महती भूमिका के परिणाम स्वरूप पश्चिमी यूरोप की दलीय व्यवस्था का वर्णन करती है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्या है, पूंजीवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं, विक्रेताओं एवं क्रेताओं की वस्तु श्रृंखला से बनी है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में देशों को जोड़ती है। यह निम्नलिखित में से किसका आधार है? भूमंडलीकरण तथा आधुनिकीकरण, लेनिन के साम्राज्यवाद का सिद्धांत, फ्रीडमैन का सिद्धांत, विश्व सपाट है, विश्व व्यवस्था सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी जो है विश्व व्यवस्था सिद्धांत, ये राइट हो जाएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो यहाँ पे विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है इसको विश्व अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था माना गया है, ठीक है। और इसमें ये बताया गया है कि विकासशील देश भी विकसित पूंजीवादी देशों की श्रेणी में पहुंच सकते हैं, इसलिए कोर परिधि व अर्ध परिधि के मध्य स्थानांतरण संभव है, यानी कि वो एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, ठीक है, आगे आने वाले फ्यूचर में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवाद की ब्रितानी विचारधारा यानी कि ब्रिटिश स्कूल ऑफ रियलिज्म से संबंधित है? रेने होल्ड न्यूबुहर, एनजे स्पाइकमैन, क्विंसी राइट या हेडली बुल? कौन संबंधित है? तो हेडली बुल, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की मुख्य धारणा नहीं है? ऑप्शन ए है राज्य प्रमुख राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प है, प्रमुख राष्ट्रीय हितों को खतरा पैदा हो सकता है। सी कह रहा है कि राज्यों की सापेक्ष सत्ता स्थितियों का मापन किया जा सकता है। डी कह रहा है कि राज्य दूसरों के व्यवहार का मूल्यांकन करने हेतु नैतिक मानदंडों को लागू करते हैं। तो चार ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि मुख्य धारणा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है? वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन या वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, वर्ष 1991 में कजाकिस्तान गणराज्य द्वारा स्वतंत्र होने की घोषणा, वर्ष 1989 में बाल्टिक राज्यों में स्वतंत्रता हेतु बड़े पैमाने पर विद्रोह। तो यहाँ पर शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत किससे मिलता है? 1991 में सोवियत संघ का विघटन, ये तो संकेत नहीं था, बिल्कुल पूरा समाप्ति हो गया था। तो ऑप्शन बी पर हम जाएंगे, वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार को गिराया जाना, क्योंकि ये दीवार जब गिराई गई थी 1989 में, इसके फलस्वरूप पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इस घटना को शीत युद्ध की समाप्ति का संकेत माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था की कल्पना मार्टिन कापलान ने नहीं की? शक्ति संतुलन, मजबूत दो ध्रुवी प्रणाली, ढीली दो ध्रुवी प्रणाली और एक ध्रुवी प्रणाली। तो इन्होंने क्या, ये एक ध्रुवी प्रणाली की कल्पना नहीं की है। अगर इन्होंने कौन कौन सी की है? शक्ति संतुलन मॉडल किया है, शिथिल दो ध्रुवी जो है यानी ढीली कह लो या शिथिल कह लो,
शिथिल दुध्रुवी मॉडल का इन्होंने बात की है, कठोर कह लो या मजबूत कह लो, कठोर दुध्रुवी मॉडल की बात की है, और सर्वात्रिक कर्ता मॉडल, सोपानिक कर्ता मॉडल, इकाई वीटो निकाय, इतनी बातें इन्होंने की हैं। बाद में इन्होंने 4 जो इनके फ्यूचर से संबंधित थे तो इनको ये सही साबित नहीं हुए तो कुछ और इन्होंने दिए थे, 4 और दिए थे, वो हमने पहले क्लासेस में दे दिया है। तो यदि अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लें, तो इनके सारे जो है मॉडल आपको पता चल जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शक्ति संतुलन की तकनीक नहीं है? शक्ति संतुलन की तकनीक कौन सी नहीं है? हथियारों को जमा करना, राज्य क्षेत्र का अभिग्रहण, अनुनय की विधियां, बफर राज्यों का निर्माण, कौन सा इसमें से नहीं है? तो यहाँ पर जो है अनुनय की विधियां, ये क्या है? शक्ति संतुलन की तकनीक ये नहीं मानी जाती, बाकी ये भी है, ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्च 2003 में इराक पर आक्रमण करने का आधार नहीं बताया? इराक के पास सामूहिक विनाश का हथियार था, सद्दाम हुसैन का संबंध अलकायदा से था, इराक में सत्ता परिवर्तन, इराक ने कुवैत से पूर्णतः अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। जो सद्दाम हुसैन के जब राष्ट्रपति काल चल रहा था, सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति थे, उस समय इराक ने क्या किया था? कुवैत पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने इराक पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया और फिर बाद में क्या होता है कि विभिन्न कारणों को आधार बनाकर 2003 में इराक पर हमला कर दिया अमेरिका ने। किंतु अमेरिका ने आक्रमण का आधार ये नहीं बताया कि इराक ने कुवैत से पूर्णतया अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया, जबकि ये मुख्य कारण था। उसके बाद भी इन्होंने ये कारण नहीं दिया और दूसरे कारण ये देते रहे, तो जबकि ये मेन कारण था, क्योंकि इराक ने कुवैत से पूर्णतया अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाया था, और जबकि अमेरिका दबाव बना रहा था कि वहाँ से आप युद्ध विराम दो और वहाँ से अपनी सेना को बुला लो। ये मुख्य कारण था, फिर भी ये रीजन दिया नहीं था अमेरिका ने। चलिए देखेंगे नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस। 14th क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलवायु उपशमन कार्यसूची के संबंध में साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व का सिद्धांत उभर कर आया? क्योटो प्रोटोकॉल, रियो पृथ्वी शिखर वार्ता, रियो 20 या पेरिस जलवायु सम्मेलन? तो साझा परंतु विभेदकारी, साझा क्या कि सब मिलकर करेंगे, विभेदकारी कि जिसने जितना पर्यावरण को खराब किया है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी बनती है कि वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो ये है साझा परंतु विभेदकारी। जो उत्तर गोलार्ध के देश थे उन्होंने, यानी कि जो विकसित देश थे, उन्होंने ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया था, और जो विकासशील देश थे या अल्प विकसित देश थे वो तो अभी अपनी विकास के दौर से गुजरना शुरू ही किया था, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनाई गई थी। तो ये सारी भी बातें किस में की गई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी, आप सभी को पता होगा। और ये क्योटो प्रोटोकॉल होता कब है? 1997 में होता है। इसमें यही मेन बात ये थी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने की बात की गई थी। तो इसी पर सभी देश सहमत हुए थे, लेकिन वही है विभेदकारी था। जो विकासशील देश थे, दक्षिण के देश थे, उन्होंने बोला भाई हम उतना बराबर की हिस्सा क्यों दें, जबकि हमने इतना पर्यावरण का विनाश किया ही नहीं है। हमारे पास तो इतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, विकास हमने किया ही नहीं, तो पर्यावरण को नुकसान कहाँ से पहुँचा? तो जिन्होंने नुकसान पहुँचाया है, जितना ज़्यादा पहुँचाया है, वो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी लें। तो इस पर फिर सभी का एक राय हो जाती है कि ठीक है, साझा परंतु विभेदकारी उत्तरदायित्व लेना पड़ेगा सबको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया? खल तथा यहाँ पर खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना, उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करना जो इसकी विचारधारा के खिलाफ हैं, उन राज्यों के खिलाफ होना जिन्होंने नाटों के विस्तार के अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया था, निर्जातीय नरसंहार की स्थितियों में हस्तक्षेप करना। तो
जो बुश डॉक्ट्रिन के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यकलापों के लिए राज्यों को जिम्मेदार ठहराया और इस प्रकार निम्नलिखित में से क्या करने का अधिकार प्राप्त किया? तो खल तथा विफल राज्यों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करना, यही अधिकार प्राप्त किया। और बुश ने इराक, ईरान तथा नॉर्थ कोरिया को खल राज्यों की संज्ञा दी। तो जो बुराई की धुरी करके आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, वो इसी से संबंधित है, ठीक है। तो बुश ने इराक, ईरान तथा नॉर्थ कोरिया, इराक, ईरान और क्या है, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इन तीनों को क्या, खल राज्यों की संज्ञा दे दी थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिज्ञ ने यूएसएसआर को दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी? जॉन एफ कैनेडी ने, रोनाल्ड रीगन या रिचर्ड निक्सन या हेनरी किसिंजर? किसने ऐसा किया? तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, इन्होंने दुष्ट साम्राज्य की संज्ञा दी थी। किसको? यूएसएसआर को, जिसका औपचारिक नाम था सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ। ये इसका जो है एक औपचारिक नाम था। रोनाल्ड रीगन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा सामुच्चय है जिसका उपयोग खेल सिद्धांत यानी कि गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है? गणित और कारण, कारण और तर्क, तर्क और युक्तिमूलता, गणित और तर्क। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, तर्क और युक्तिमूलता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इसमें खेल सिद्धांत का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है? मार्टिन कॉपलैन, विलियम राइकर, टॉमस सोलिंग, इन सबको श्रेय इस चीज़ का जाता है, जिसमें कापलान का नाम सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। अब ये जो खेल सिद्धांत है वो किस फील्ड में सबसे पहले आया था तथा इसको लाने वाला कौन था, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिगत होना, आनुपातिक होना, न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना, अघोषित होना। तो निम्नलिखित में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है? जो नहीं है वो आपको देखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। युद्ध का अघोषित होना अर्थात अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर देना न्याय युद्ध का मापदंड नहीं है। तो ये जो है अघोषित होना, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अमेरिका में किस राष्ट्रपति के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है? जॉर्ज H.W. बुश हैं, जॉर्ज W. बुश जूनियर हैं, बिल क्लिंटन हैं और बराक ओबामा हैं। 4 नाम हैं और यहाँ से आपको एक राइट आंसर चूज करना। तो जो जॉर्ज W. बुश जूनियर थे, इन्हीं को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के एक दौर के रूप में जाना जाता है। इनके जो कार्यकाल को है, बुश जूनियर के कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बुश जूनियर। नेक्स्ट देखेंगे, एक ध्रुवी स्थिति जिसका उल्लेख जॉर्ज W. बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है, जो हिमायती है सुरक्षा का, सहयोग का, शांति का या फिर स्वतंत्रता का। तो जो ये जॉर्ज W. बुश हैं, इन्होंने जो एक ध्रुवी स्थिति का उल्लेख किया है वो किसका हिमायती है? तो स्वतंत्रता का हिमायती है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन R2P संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्रवाई करेगा। दूसरा है, यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे। सी कह रहा है, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे। चौथा कह रहा है कि प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व। यहाँ पर
4 ऑप्शन है, इसमें जो सी है ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। संरक्षण का दायित्व एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। यह वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। तो ये कब की? 2005 की बात है, ये ध्यान रखेंगे। जितने भी सदस्य राष्ट्र देश हैं इनके द्वारा ये अस्तित्व में लाया गया था, सबकी मिलीभगत से, यानी कि सबकी सामूहिक सहमत से ये लाया गया था। और अगर हम बात करें तो ये मेनली सामूहिक नरसंहार, युद्ध अपराध, एथनिक क्लींजिंग और मानवता के विरुद्ध अपराध को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। यह किसका विचार था कि उत्तर जीविता राज्य की भौतिक क्षमता तथा अन्य राज्यों से इसकी संधियों पर निर्भर करती है? जॉन मेर्सेमेयर, केनेथ वॉल्श, थ्यूसिडाइस, जे स्नाइडर। किसने ये ऐसा कहा था? तो ये जो केनेथ वॉल्श हैं इन्होंने ऐसा कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है, कौन से हैं? पहला कह रहा है नौ यथार्थवादी और नौ उदारवादी तर्क बुद्धिवादी उपागम हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट है। नौ यथार्थवाद और नारीवाद अनुचिंतनवादी उपागम हैं। उत्तर संरचनावाद तथा नौ उदारवाद तर्क बुद्धिजीवी उपागम हैं। और डी कह रहा है कि नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है। तो यहाँ पर जो पहला ये आपका राइट है, नौ यथार्थवाद और नौ उदारवाद तर्क बुद्धिवादी उपागम है, ये आपका राइट आंसर है। और फिर डी ऑप्शन राइट है, नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी उपागम है। ये दोनों ही कैसे हैं? नारीवाद और उत्तर संरचनावाद अनुचिंतनवादी हैं, जबकि नौ यथार्थवाद और नौ उदारवाद ये तर्क बुद्धिवादी हैं, ये ध्यान रखना है। और ऑप्शन डी इस प्रकार आपका राइट होगा, ए एवं डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कांट के सिद्धांतों का प्रभाव नहीं है जो युद्ध पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है? लोकतंत्र अन्य लोकतंत्रों के विरुद्ध बल का प्रयोग करने से परहेज करेगा। बी कह रहा है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण व्यापार शांतिपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में प्रोत्साहन का निर्माण करता है। सी कह रहा है वैश्विक नागरिक समाज स्वयं प्रयास करता है। डी कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन शांति को बढ़ावा देकर निर्णय निर्माताओं को नियंत्रित कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ दिए गए हैं और राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है संघर्ष, हिंसा तथा शांति के बारे में जोहान गाल्तुंग के प्रतिमानों के बारे में गलत कथनों पर विचार करना है आपको। उन्होंने सुझाव दिया कि संघर्ष को परस्पर विरोध, मनोवृत्त तथा व्यवहार के त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने संरचनात्मक, सांस्कृतिक, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हिंसा की बात की। उन्होंने शांति निर्माण, शांति स्थापना एवं शांति रक्षा की चर्चा की। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध, छद्म युद्ध और अंतर्राज्य युद्ध की व्याख्या की। नीचे कूट भी दिए गए हैं, तो आपको देखना है कौन सा सही है। तो यहाँ पर बी और सी आपके गलत हैं, ये दोनों गलत हैं, और ए एवं डी राइट हैं। तो ऑप्शन गलत कथनों पर चूंकि आपको विचार करना है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी एवं सी। तो आज हम इस क्लास को यहीं पर रोकेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट यानी कि कल लेकर के आएंगे। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।